So now we are going to start with the second exercise of a second lecture of 3D. मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कल फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? आई थिंक उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कल की क्लास के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे राइट? 2 नंबर मतलब अगर आप कोई भी पास्ट क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो उस एक्सरसाइज से स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 या 2 नंबर हमेशा रहा है पेपर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब। ठीक है, तो चलो फिर लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। अब हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो कल मैंने डिस्कस किया था कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D क्लियर। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन देख रहे हैं 2D में, ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन देख रहे हैं 2D में तो हमारे पास अगर आप हम जैसे एक हमें चाहिए होता था स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता था? जहां पे हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए होता था और उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट चाहिए होता था। तो उसके हेल्प से हम क्या करते थे? उसके हेल्प से हम यहाँ पे उस लाइन का इक्वेशन लिखते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा कि हमारे को उस लाइन का डायरेक्शन चाहिए। हमको स्लोप तो अल्टीमेटली डायरेक्शन देता था ना, स्लोप अल्टीमेटली क्या देता था? इन 3D हमको क्या करना होगा? हमको चाहिए डायरेक्शन, स्लोप आपको डायरेक्शन देगा और हमको चाहिए पॉइंट। ठीक है, हमको चाहिए डायरेक्शन और हमको चाहिए पॉइंट। तो इसी पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस निकालने के लिए। वी हैव स्टडीड इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 2 डायमेंशंस इन क्लास 11। वी शैल नाउ स्टडी द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन स्पेस। याद रखिएगा, जब अपन क्लास 11th में पढ़ते थे तो 11th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते थे। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ax + by + c = 0 वाला फॉर्म, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो होता था वो हम प्रॉपर एल्जेब्रा का यूज करते थे। ठीक है, वहां पे उसको आप कार्टेशियन इक्वेशंस कह सकते हो। यहाँ पे है ना, हर एक लाइन का जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम उसका वेक्टर में कैसे, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा एंड कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो इस केस में जो लाइन यूनिकली डिटरमाइन करना है हमें, ठीक है, लाइन को जो यूनिकली डिटरमाइन करना है हमें, उसमें हम क्या करेंगे? तो हमारे को अगर वो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, वो लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है और एक डायरेक्शन दिया हुआ है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। खुद सोचिए जरा, मैं लॉजिक का तो बाद में, मतलब इक्वेशन की बाद में बात कर रहा हूं। मैंने अगर सिंपली बताया कि ना ये लाइन जो स्पेस में जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे आपको, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट लिख दिया मैंने, खाली ऐसे एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, खाली मैंने ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया, तो अब इस पॉइंट से पास करने वाले तो बहुत सारे लाइंस बन जाएंगे ना, इस पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा लाइन होगा? तो वो कंफर्म करने के लिए फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे लर्निंग है वो ये कि हमें पॉइंट चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन की जब बात होती है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन कोसाइन का हेल्प लेंगे। ठीक है, दूसरा केस आपको दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ना था, एक ये और दूसरा इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये तो आई थिंक मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अभी आपके स्क्रीन पे एक ये पॉइंट बनाया और एक ये पॉइंट बनाया और मैंने पूछा आपसे कि बताइए इस पॉइंट से कितने यूनिक लाइन पास करेंगे, क्या होगा आपका आंसर? ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2, इन दोनों से कितने यूनिक लाइंस पास करेंगे? सिर्फ एक ही करेगा, राइट? सिर्फ एक ही करेगा। क्लियर? सिर्फ एक ही करेगा। तो सेम फंडा यहां पे भी काम करेगा स्टूडेंट्स। यहां पे मान लो अगर स्पेस में एक, मान लो कि वो एक पॉइंट पकड़ा हुआ है शिवम ने, एक पॉइंट पकड़ा हुआ है आनंद ने, और राघवेंद्र को बोला गया कि बोलो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने लाइन पास करेंगे।
है ना, धागा, वो मान लो धागा पकड़ाया उसने आनंद को और फिर वो धागा जाके शिवम को पकड़ाया, तो वो तो एक ही लाइन होगा, राइट। तो देयर आर टू केसेस, पहला कि एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर का और एक डायरेक्शन दिया हुआ है, या फिर उस लाइन के ऊपर का 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब देखो स्टूडेंट्स, लाइन के ऊपर का पॉइंट तो दे दिया, लाइन के ऊपर का पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। देखो राघवेंद्र, ये तुम्हारी बुराई कर रहा है आनंद चैट डायरेक्ट भेजा है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये जो स्टूडेंट्स पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर है ना, यहां से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्शन मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिल जाएगा डायरेक्शन? तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो वो तो सारे एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाएंगे ना। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो सारे एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाएंगे, उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाए, डायरेक्शन एंगल सेम हो जाएगा, डायरेक्शन एंगल सेम हो जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में ये जो पी पॉइंट है ना, ये हमको, दिस पी पॉइंट इज अ रैंडम पॉइंट, दिस पी पॉइंट इज अ रैंडम पॉइंट, दिस ए इज द गिवन पॉइंट, ठीक है। एंड दिस लाइन, ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है। अगर आपको याद होगा, जब हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ते थे, या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन पढ़ते थे, तो यहाँ पे हमारे पास x1 और x1 और y1 नोन होता था, x1 एंड y1 नोन होता था, x और y हमारे रैंडम पॉइंट हुआ करते थे, ठीक है, याद होगा आपको ये चीज। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं अपनाएंगे। हमारे को ये पॉइंट दिया हुआ है ए, हमने बोला कि उसके उस लाइन के ऊपर का एक और पॉइंट ले लो पी, और ये लाइन एल है जिसकी इक्वेशन हमको लिखनी है, ठीक है। और ये लाइन किसके पैरेलल है? तो उसके ऊपर आपको बी वेक्टर दिख रहा है, बी वेक्टर दिख रहा है आपको, तो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां पे मैं उसी स्टेटमेंट को लिख देता हूं, लेट द लाइन एल बी, लाइन एल बी पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। एंड पॉइंट ए एंड पी बी प्रेजेंट ऑन द लाइन, बी प्रेजेंट ऑन द लाइन, ठीक है। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एपी वेक्टर है, मेरे को सवाल का जवाब देना अभी स्टूडेंट्स, क्या मेरा एपी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल होगा? सवाल है, इज एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर? होगा, राइट। क्यों होगा? क्योंकि अगर पूरा का पूरा लाइन उस वेक्टर के साथ पैरेलल है तो लाइन के अंदर का कोई छोटा सा हिस्सा भी पैरेलल होगा। द आंसर इज यस। तो उस हिसाब से क्या मैं ये लिख सकता हूं वेक्टर का लॉजिक को यूज करते हुए कि एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर? क्या ये लिख सकता हूं? एपी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, ध्यान बस ये रखना होता है कि इसमें लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए, लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ओ ए का वेक्टर प्लस एपी का वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओ ए का वेक्टर प्लस एपी का वेक्टर किसके इक्वल होगा? ओपी वेक्टर के इक्वल होगा, राइट। अब जरा हम उनको ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ओ ए वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओ ए वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप सबको डायग्राम में? एपी वेक्टर क्या दिख रहा है? एपी वेक्टर
एपी वेक्टर ऊपर लिखा था क्या मैंने थोड़ी देर पहले? एपी वेक्टर थोड़ी देर पहले क्या देखा था हमने? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर देखा था क्या? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर देखा था। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है? पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? आर वेक्टर। बोलो तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट किसी तरीके का? सिंपल था। क्या किया हमने? हमने एपी वेक्टर जो है वो हमारा बी वेक्टर के पैरेलल निकला। एपी वेक्टर हमारा बी वेक्टर के पैरेलल निकला, पहली चीज। तो एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख दिया। एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख दिया। दूसरा, वो जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, उस ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल लॉ लगाया वेक्टर एडिशन का। तो वहां से हमको मिला ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। अब तीनों को हमने रिप्लेस किया उनके कैरेक्टर्स के साथ, जैसे ओए वेक्टर इज स्मॉल ए वेक्टर, एपी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड ओपी वेक्टर इज स्मॉल आर वेक्टर। ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स यही अपना क्या है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड this is actually called the vector form of the line. This is called the vector form of the line. सिंपल था, है कि नहीं? अपने को ये याद रखना है, अपने को बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मान लो कि अगर आपको किसी लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता है और वो लाइन किसके पैरेलल है वो पता है, तो अगर आपसे पूछा गया कि लाइन की इक्वेशन को लिखो वेक्टर फॉर्म में, तो आपका आंसर होगा आर वेक्टर होगा, आपकी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आर वेक्टर अपनी आपकी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, बस सिंपल इज दिस, इतना इतना सिंपल है ये। आदर्श कह रहा है कि इसका नोटेशन याद रखना पड़ेगा। यस आदर्श, ये जैसे जो मैंने अभी बॉक्स में बनाया ना, ये हमको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर छोटा सा सवाल अगर मैं कहूं कि इफ, क्वेश्चन छोटा सा, कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, then r वेक्टर क्या लिखोगे आप? r वेक्टर लिखोगे i plus j plus k plus lambda times of 2i plus 3j plus 4k। अब वही स्टूडेंट्स, जब आप आई जे के को अलग अलग कर दोगे, है ना, आई जे के को अलग अलग कर दोगे, तो implies r वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ से i है, यहाँ से लैम्डा लैम्डा इंटू 2i है, तो ये बेसिकली वहां पे i वेक्टर को कॉमन ले लो एक तरीके से, तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। सिमिलरली j वेक्टर को कॉमन ले लिया तो आपके पास आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा, और k वेक्टर को कॉमन ले लिया तो आपके पास आया 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, 1 प्लस 4 लैम्डा। तो ये आपके उस लाइन का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे दीक्षा? थोड़ा लेट आए थे आप, समझ में आ गया? बताओ। अब ये स्टूडेंट्स है वेक्टर फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको हर एक चीज का वेक्टर फॉर्म भी जानना है एंड कार्टेशियन फॉर्म भी जानना है। तो अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। देखो, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बिकम वेरी इजी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर, अब यहाँ पे आर वेक्टर का जो है, आर वेक्टर का मान लो जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ए वेक्टर में ए के जो कोऑर्डिनेट्स कह लो दैट इज x1, क्योंकि वो नोन होगा ना, तो x1 y1 z1। मैं वो रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, और जो बी वेक्टर है जो कि पैरेलल था, तो बी के कोऑर्डिनेट्स
बी के कोऑर्डिनेट्स है, मान लो जो बी वेक्टर है या बी के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। क्या लिखा गया है? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। यहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन दैट द बुक्स हैव यूज्ड, तो यू माइट हैव सम कंफ्यूजन, बट पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो हमको कार्टेशियन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको आर, ए और बी सबको ना उनके कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हमको आई जे के मतलब कहीं ना कहीं तीनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का जरूरत पड़ेगा। अब आर वेक्टर जो है वो तो आपका पी पॉइंट, अगर मैं डायरेक्शन डायग्राम पे ले चलो एक बार, तो आपका जो यहाँ पे आर वेक्टर था वो आपका एक्चुअली जो पी जो रैंडम पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर था। तो उसको हमने बोल दिया एक्स वाई जेड, जैसे 2D में होता था रैंडम पॉइंट का एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर ये जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वाज द गिवन वेक्टर है ना, ये पॉइंट हमको लाइन के ऊपर का पता था। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये गिवन है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये गिवन है। और जब बी वेक्टर होता था वो पैरेलल होता था, राइट? बी वेक्टर वाज पैरेलल टू द लाइन। अब बी वेक्टर वाज पैरेलल टू द लाइन, तो हम एक्चुअली में ना वो बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज उठाए हैं, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज उठाए, ठीक है। आदर्श ने कहा है तो बी वेक्टर का कंपोनेंट कुछ भी ले सकते हैं, ये तो कंफ्यूजन वाला ही है। तो ये कंफ्यूजन वाला ही क्यों? आदर्श उन्होंने एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन बस फॉलो किया, तो मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि ऐसे समझो, ये अगर हटाना है तो dr ऑफ पैरेलल वेक्टर, dr ऑफ पैरेलल वेक्टर, इसको हम एबीसी बोल देते हैं, ठीक है। dr ऑफ पैरेलल वेक्टर हम क्या बोल देंगे? एबीसी बोल देंगे, ओके। रिवांश पूछा सर वो फिगर इस वाले पेज पे पेस्ट कर सकते हैं क्या? रिवांश अभी नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली ये पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो देखो अल्टीमेटली मुझे इस डायग्राम से और कोई लेना देना नहीं है, बस इतना कि P इज द रैंडम पॉइंट, ए गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। तो अब मैं उसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इस आर, ए और बी के जगह पे ये सबको यूज करूंगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कॉम्पोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस सी के कैप, ओके। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम राइट साइड में ये कह सकते हो कि सब आई जे के वाले को एक साथ कर देंगे, आई जे के वाले को एक साथ कर देंगे। ठीक है। अब दोनों साइड में क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर सेम दिख रहा है, दोनों साइड में वेक्टर्स अगर सेम दिख रहा है आपको, ठीक है, तो हाँ उसके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी सेम होंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी, ठीक है। एंड अब अगर स्टूडेंट्स हम यहां से लैम्डा निकाले तो यहां से हमें लैम्डा मिलेगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से लैम्डा निकाले तो y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर यहां से निकालोगे तो z माइनस z1
अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। कोई दिक्कत यहां तक? आर ए बी के जगह पे उनके कंपोनेंट्स को लिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्योंकि वेक्टर सेम है तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, वहां से हमने लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा निकाल लिया तो जानते हो फाइनल आंसर क्या है, मतलब फाइनल फॉर्म क्या होगा? x माइनस एक्स वन अपॉन है, क्योंकि सब लैम्डा के इक्वल है तो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। और यही जानते हो क्या, यही अपना है कार्टिशियन फॉर्म, कार्टिशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, कार्टिशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। राघवेंद्र कह रहे हैं कि व्हाट इफ वेक्टर बी हैज एनी जीरो कंपोनेंट। अगर वेक्टर बी जीरो कंपोनेंट हो जाएगा, लेट मी गिव, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, आई विल एक्सप्लेन वो वाला पार्ट भी। बाकी आप ये कह सकते हो कि हम कहीं ना कहीं उसको हटा देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल ये सोच के चलो। बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, अगर एबीसी में से कोई भी जीरो हो गया तब क्या करेंगे? तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, थोड़ा सा टाइम तो मैं बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो इसमें स्टूडेंट्स ये वाला जो डब्बा बना है, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये याद रखना है। और x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो तो एक बार, ये वाले इसको अपने कॉपी में नोट करो। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल। आ, हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं अभी ये आंसर नहीं करना चाहता था बट ठीक है। आनंद ने आंसर भी दे दिया है कि सर ऐसा कह सकते हैं कि वो एक्सिस में, सबके चैट में भेज देता हूँ, कि वो एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर ए जीरो हो गया तो केवल वाई जेड प्लेन ही रहेगा, ठीक है, वो वेक्टर जो होगा वो कहीं ना कहीं वाई जेड प्लेन पे होगा, इसका यही मतलब चला। तो आपकी लाइन भी क्या होगी, वाई जेड के पैरेलल होगी। दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट। लिख लो जल्दी से, फिर एक छोटा सा सवाल करते हैं। आनंद ने एक सवाल पूछा है, आनंद कुमार ने, कि सर अगर डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट होगा तो वहां एबीसी के जगह आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टूडेंट्स क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन, if the direction cosine of b vector is given, अपने को बस इतना ही याद रखना है कि नीचे हम क्या लिख रहे हैं, हम नीचे कहीं ना कहीं जो वेक्टर पैरेलल है उसका उसके आईजे के कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, तो हम नीचे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। ओके, चलो तो एक छोटा सा सवाल है, एंड आपको भरोसा नहीं होगा लेकिन, अरे एक मिनट, एक मिनट, आई थिंक क्वेश्चन वेक्टर लगता है कॉपी नहीं हुआ। चलो ये हो गया। आई थिंक सबके आंसर आ चुके होंगे अभी तक। राघवेंद्र ने कर लिया। हो गया। यहाँ पे अगर मुझे ए वेक्टर लिखना पड़ जाए स्टूडेंट्स, तो ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा वो जो पॉइंट दिया हुआ है ना, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, आई 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और पैरेलल दे दिया ये, तो ये जो मैंने लिखा था वो आपका बी वेक्टर की तरह काम करेगा। तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, डन। तो बस अब उसको आपको फॉर्मूले में पुट करना था, दैट इज, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई ऐसा जिससे नहीं हुआ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, प्लीज बताइए। आपको पता होना चाहिए ये सवाल डायरेक्टली वो 3-3 नंबर के लिए पूछे हुए हैं, डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए पूछे हुए हैं और कुछ नहीं। 2 मार्क्स के लिए तो बड़ा कॉमन था। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो अब देखो अंतर क्या है पिछले वाले से इसमें, अगर आप कंपेयर करोगे। मैं थोड़ा 2D का हेल्प फिर से लेना चाहूंगा। ठीक है, याद कीजिएगा 2D में हम सबसे पहले पढ़ते थे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम पढ़ते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते थे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में होता था कि हमारे को दोनों पॉइंट दिए हुए लाइन के ऊपर का, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह पे लिखेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और साथ में मैंने डाला x माइनस x1। ठीक है, साथ में डाला x माइनस x1। क्लियर है, बोलो ये बात। ठीक है, तो अब इसमें
हमने क्या किया था, हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप से डायरेक्शन पता चलता था, 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप नहीं दिया था, तो हमें डायरेक्शन की जरूरत थी। वो डायरेक्शन हमने कैसे निकाला था, हमने दोनों पॉइंट का स्लोप निकालकर वहां से डायरेक्शन निकाला था। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वो बी वेक्टर जो था ना, बी वेक्टर नहीं दिख रहा, लेकिन स्टूडेंट्स हमको ये तो दिख रहा है ना कि हमारी जो लाइन है उस लाइन के ऊपर ही ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है। तो अगर हमने ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन तो दिख ही रहा है, तो हमारा जो ए बी वेक्टर यहाँ पे होगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए बी वेक्टर ही हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा? यस और नो? ए बी वेक्टर, ए पॉइंट भी पता है, बी पॉइंट भी पता है, तो क्या हमारा ए बी वेक्टर वहां पे डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा? सिंपल सा लॉजिक से डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो डायरेक्शन पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये था फॉर्मूला, जिसमें ये क्या प्रोवाइड करता था आपको, ये प्रोवाइड करता था डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब ये डायरेक्शन की कमी कौन प्रोवाइड करेगा? अब वो कहीं ना कहीं हम निकालेंगे इससे ए बी वेक्टर। तो अभी अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने पे उतर जाए, ठीक है, तो हमारा ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर, ध्यान से देखो, बड़े ट्रायंगल को देखो, ओके, बड़े ट्रायंगल को देखो। तो उस बड़े ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल मैं यहां लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बताओ? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो क्या स्टूडेंट्स यहां से ए बी वेक्टर निकल जाएगा? यहां से अपना ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? यहां से अपना ए बी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसको हमारे डायग्राम के हिसाब से हमने बी वेक्टर और ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फाइनली यहां से ए बी वेक्टर निकल कर आ रहा है स्मॉल बी का वेक्टर माइनस स्मॉल ए का वेक्टर। तो ये अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा ये अपने को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं उस फॉर्मूले में डायरेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, उस फॉर्मूले में डायरेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा था उसको सीधा रिप्लेस कर दूं ना, सो देयरफॉर इन द अबव फॉर्मूला, in the above formula, in the above formula, replacing replacing b vector with b vector minus a vector, ठीक है। तो हम यहाँ पे b वेक्टर को रिप्लेस करेंगे b वेक्टर माइनस a वेक्टर से, क्योंकि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता था। तो वहां से अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वहां से अपना फॉर्मूला बन जाएगा दैट r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। कैसे करके मैंने ये वेक्टर फॉर्म लिखा है बताओ, कोई डाउट अगर आ रहा है किसी तरीके का तो? यस राघवेंद्र सर, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन लेना है तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। इसका हम लोग लैम्डा बी लिख रहे हैं तो बी के जगह हम लोग डायरेक्शन लिखना चाहते हैं। हाँ, डायरेक्शन तो मतलब देखो, हमको वेक्टर लिखना है ना, हमको वो वेक्टर लिखना है जो हमारे लाइन के पैरेलल होगा। अल्टीमेटली पॉइंट तो ये होता है कि उससे हमको डायरेक्शन पता चलता है, लेकिन बी वेक्टर अगर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट को याद करोगे तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बी वेक्टर कौन क्या होता था,
वो आपके लाइन के पैरेलल होता था। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल होगा, राइट। तो इसीलिए हमें पूरा वेक्टर लिखना है और ना कि हमको खाली यूनिट वेक्टर लिखना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और कोई डाउट किसी को भी? सो स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स योर फॉर्मूला नंबर 3। दो फॉर्मूला पिछले वाले में, ये इस फॉर्मूले का इस कॉन्सेप्ट का पहला फॉर्मूला। ठीक है, इसको लिखता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। चलो मेरे को बताओ यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत हुआ है तो। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, तो मैं चाहूंगा एक बार खुद से आप लोग खुद डायग्राम बना के लिखो, बोर्ड पे मत देखो, बुक को कुछ मत देखो, खुद से एक बार इसको लिख लो। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज पूछनी थी। आप में से कल कितने लोग अवेलेबल रहोगे? शाम को मुझे ना क्लास रखनी है। नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो उसी को थोड़ा कंपेंसेट करने के लिए आई एम प्लानिंग टू कीप वन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेलेबल? प्लीज रेज योर हैंड। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे छुट्टी रहेगी मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की क्लास नहीं होगी। ओके, तो 11 लोग तो अभी तक हैंड रेस कर चुके हैं आउट ऑफ 17। 13 हो गए, 14 15। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज रेडी एक्सेप्ट सिद्धांत। हाँ तो लाइक टाइमिंग का क्या रखना है? आनंद ने तो बोल दिया है शाम को क्रिकेट खेल के 6:30 शाम को रखते हैं। दिन में आप लोग घूमना फिरना या जो भी करना है कर सकते हो। व्हाट से? ठीक है, शाम को रखते हैं। दिन में मेरे को काम भी होगा ऑफिस में। ओके, तो शाम को रखते हैं। शाम को 6:30 टाइप, 6:30 के आसपास। क्लियर? 11th की क्लास ले लूंगा, उसके बाद आप लोगों की क्लास ले लूंगा, ठीक है। 6:30 to 7 के आसपास का टाइम रहेगा। 1 से 1.25 घंटे की क्लास रहेगी। थोड़ी सी स्लाइड वगैरह तैयार करके रखूंगा, तो वी विल बी एबल टू कवर मोर कंटेंट। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले, मतलब वेडनेसडे तक मैं 3D को खत्म करके जाऊं। हाँ, कल ही रहेगा, ठीक है, कल ही रहेगा। होपफुली। ठीक है, तो आई थिंक लिख लिया, खुद से लिख लिया ये चीज। लिख लिया ना? चलो फिर अब हम वो करते हैं, अब लिखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। ओके, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बार वापस इस डायग्राम पे एक बार ले जाओ आपको, तो देखिए अब ये जो ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, पी पॉइंट है x y z, और बी पॉइंट है x2 y2 z2, राइट। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म आपको क्या लगता है? पिछले वाले का अगर हम देखें, पिछले वाले में क्या था? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी था, राइट। और नीचे एबीसी क्या थे? एबीसी आपका जो पैरेलल वेक्टर था, उस पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो था, राइट। पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो था। इस बार हमको वो पैरेलल वेक्टर कहाँ से मिल रहा है? इस बार हमको मिल रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को लिखूं,
तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि वो x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है, ये होगा। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में ये जो चीज होगी ये आपका ए की तरह काम करेगा, ये जो चीज होगी ये आपका बी की तरह काम करेगा, और ये वाली जो चीज होगी ये कहीं ना कहीं सी का काम करेगा। क्या ये चीज अग्री करते हो? सोच के बताओ सब कोई। जो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में डिनोमिनेटर में एबीसी था वो आपके पैरेलल वेक्टर का वो था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स थे ना। तो इस वाले केस में क्योंकि हमको डायरेक्शन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से मिल रहा है, हम उसको पैरेलल वेक्टर की तरह मान रहे हैं, तो हमको उसके डायरेक्शन रेशियोज को लिखना पड़ेगा। तो उसके डायरेक्शन रेशियोज को अगर हम लिखेंगे तो हमारा बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है, z2 माइनस z1, क्लियर? तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू एवरीवन। कोई डाउट है मन में किस तरीके का? कोई डाउट आ रहा है किसी को? अनुष्का, आर्यन, सिद्धांत, सौरभ, कोई दिक्कत? रवि? निमेश, समझ में आया चेंज किया हुआ है फॉर्मूले में? अगर हम चेंज के तौर से याद रखेंगे, मैं आपको बार बार चेंज वाला पार्ट क्यों कहना चाहता हूं, मैंने खुद फॉर्मूले को कहीं ना कहीं ऐसे ही याद रखा हुआ है कि पहला वाला होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, दूसरे वाले में हम बी के जगह बी माइनस ए रख देते हैं। सिमिलरली कार्टेशियन फॉर्म को भी मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ है, तो उससे मुझे चार अलग अलग फॉर्मूले नहीं समझने पड़ते, मैं दो याद रहता है, उन्हीं दो में क्या चेंज करना है ये याद रखता हूँ, ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर ही थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। एक्चुअली बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, तो आई डोंट वांट टू टीच मोर। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दैट एक्सरसाइज इज डन, कहने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस बचा हुआ है और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बचा हुआ है, ये दो चीजें बची हुई है। मतलब अगर दो लाइन है स्पेस में, याद करो 2D में भी होता था दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ पे दो लाइन स्पेस में होंगी और हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक वो हो गया, और दूसरा हो गया दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अब पैरेलल लाइंस के बीच का तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो वो चीज हमें पता है, लेकिन ये अगर लाइन स्पेस में होगा, ठीक है, लाइन अगर स्पेस में होगा तो कैसे निकालेंगे ये चीज भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज पे जाऊंगा अभी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख लिया जाए ना, ताकि गलती उलती ना हो। अ, चलो जरा ये सॉल्व करना गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यू वोंट बिलीव, पीवाईक्यू देखना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिए। इसको ट्राई कीजिए, आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट। ये वाला हो जाएगा एंड ये वाला हो जाएगा, आई थिंक ये सफिशिएंट है। वेक्टर वाले में कभी किसी को दिक्कत नहीं होती है, मैं कार्टेशियन वाला क्यों पिक कर रहा हूँ, मैंने को पता है लोग वहीं पे फंसते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस एक्चुअली सिलेबस में नहीं है आनंद, मतलब दो लाइंस के बीच का एंगल या दो प्लेन्स के बीच का एंगल या एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, वो सारी चीज रिमूव कर दिया गया है, ठीक है।
जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज होती है वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये हो गया, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो इसको तो हम x1 y1 z1 इसकी तरह मानेंगे एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब स्टूडेंट्स ये ना हमको बी वेक्टर चाहिए होता था, अब इन्होंने क्वेश्चन को कैसे मुश्किल बना दिया, बी वेक्टर नहीं दिया, आपको बोला कि इस लाइन के पैरेलल है। अब आप देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर में जो चीज लिखा हुआ है वो क्या होता है, वो ये वाला लाइन किसके पैरेलल होगा। तो हम जिस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं वो इस सर्कल वाले लाइन के पैरेलल है, और ये सर्कल के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर में हम ये वाली लाइन किसके पैरेलल है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अल्टीमेटली तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, और हम लिखेंगे सॉल्यूशन उसके बेसिस पे। तो हमारा आंसर बन जाएगा x माइनस एक्स वन, तो माइनस और माइनस टू हो जाएगा x प्लस टू। तो x प्लस टू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। यस, अब आपको होगा कि सर दो दो लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, मतलब कोई क्या दिक्कत है, दोनों लाइन किसके पैरेलल है यही ना पता चल रहा है, दोनों लाइन किसके पैरेलल है यही ना पता चल रहा है। बट दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बताओ कहाँ पे किस तरीके का डाउट आ रहा है मन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाउट आ रहा है किसी को भी, प्लीज लेट मी नो। कोई भी डाउट है हैंड रेज कीजिए इंस्टेंटली। किसी को भी कोई डाउट है? आनंद कुमार कोई दिक्कत? निखिल, विवांश कोई दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में? रिया, समझ पा रहे हो क्यों किया हूं? अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए, बिकॉज ये डायरेक्ट 3 नंबर के लिए पूछेंगे बोर्ड्स, मतलब अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चले तो। अब बेसिकली हमको चीजें समझ में आ गई है तो हम सीधा आंसर लिख दिए। वहां पे क्या होगा, 3 नंबर का आएगा तो हमको थोड़ा लेक्चर लिखना पड़ेगा वहां पे, है ना, कि लेट दिस विद x1 y1 z1, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो वो थोड़ा लेक्चर लिखना पड़ेगा। तो वो चीज मैंने आपको बोल के समझा दिया एंड दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो आई थिंक ज्यादा आसान है, 7 में तो कुछ ज्यादा नहीं करना था। आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म लिखना है। कितने लोगों ने कर लिया ये? कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म लिखना है। डन, ओके। रवि जरा अनम्यूट करो। यस सर। क्यों 7? नाइस। क्यों? सर देख रहे थे कैसे बनेगा। अच्छा, देख के क्या लगा, क्या डालना पड़ेगा कोशिश खाना करें। बनाने के लिए? हाँ, कल से बनेगा ठीक से, अभी प्रयास कर रहे हैं। देखो फॉर्मूले में ये क्या होता था, ये नीचे डिनोमिनेटर कहाँ से आता था, पैरेलल वेक्टर से आता था कि नहीं? बोलो, डिनोमिनेटर में जो हम लिखते थे कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या होता था, तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता था। तो यहां से क्या मैं डायरेक्टली बी वेक्टर लिखूं, पैरेलल वाला वेक्टर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, याद करो जो ऊपर जो फॉर्मूला होता था वहां x माइनस एक्स वन होता था, तो x माइनस एक्स वन होने के कारण
हमको दिख रहा है कि x1 कितना है, x1 है 5, लेकिन y1 है -4, ब्रैकेट में लिख रहा हूं नॉट 4। -4 क्यों लिखा मैंने रवि? बिकॉज ये y+4 जो है उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, y माइनस ऑफ -4, क्योंकि फॉर्मूले में न्यूमरेटर में y माइनस y1 आता है, y माइनस y1 आता है, तब जाके y1 पता चलता है, राइट। और z-6 तो आपका z माइनस z1 होता है। कंपेयर करोगे तो z1 का वैल्यू कितना आएगा, z1 का वैल्यू आ जाएगा 6। तो x1 y1 z1 ये जब पता चल गया तो यहाँ से अब आप a वेक्टर भी लिख सकते हो। a वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5i कैप -4j कैप +6k कैप। तो a वेक्टर पता चल गया, b वेक्टर भी पता चल गया। तो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर तो आपका a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर ही ना होता है। तो यहाँ से हमको a वेक्टर निकालना आना चाहिए एंड b वेक्टर निकालना आना चाहिए। बोलो सब, कोई डाउट? रवि आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, थोड़ा सही नहीं लग रहा है, आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट। मीनवाइल आप यहाँ से अप टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आप लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 9 करने के पोजीशन में हो। 9 के अलावा इवन आप लोग ये भी कर सकते हो अपने लॉजिक से, ये कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। 9 के साथ साथ 1 to 9, उसके बाद 12, 13, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको कल बताऊंगा, कल की क्लास में हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा फॉर श्योर। ओके, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वेक्टर वाला पार्ट समझ में आ गया ना। यहाँ याद रखना, अगर आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखे हो 3D में, सबके लिए कह रहा हूँ, अगर आपने 3D में सिर्फ फॉर्मूले को भी अगर याद रखा है तो आप सारी चीजें कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा थोड़ा सा भी, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये पता होना जरूरी है। बाकी इसके जितने भी हमारे वो है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप खुद कोशिश करोगे, जैसे आज अभी इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अगर आप एनसीईआरटी खोल के रीड करोगे ना, वहां पे उन्होंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब टेक्स्ट प्रूफ सब कुछ वहां पे है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आज घर पे एक बार ट्राई करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पार्ट को पढ़ लो, काफी होगा वो। बड़ा वेटेज रहता है आनंद, बड़ा वेटेज रहता है, मतलब कि इवन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक दोनों मिला के वी कैन से रफली अराउंड, देखो प्योर वेक्टर के क्वेश्चंस थोड़े से कम मिलते हैं, बट हाँ तब भी 5 to 6 के आसपास, ठीक है, 5 to 6 ज्यादा कह रहा हूँ यार, 4 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बाकी देखना पड़ेगा, 21 के पेपर का एनालिसिस तो अभी तक नहीं किया मैंने। ठीक है, तो यहीं पे फिर एंड करते हैं आज की क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं टाइमिंग्स आपको अनाउंस कर दूंगा अभी, ओके।